क्या आप कभी रिजेक्ट हुए हैं? क्या आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा समय आया है जब आपने गिल्टी और अकेला महसूस किया हो? क्या कभी ऐसा मौका आया है जब आपको फेल होने का एहसास हुआ हो? क्या आपको लगता है कि आपको जितना अच्छा होना चाहिए, आप उतने अच्छे नहीं हैं? इन सब एक्सपीरियंसेस ने आप पर कैसा असर डाला है? क्या इसके कारण आपका दूसरे लोगों के साथ रिश्ते में असर पड़ा है? क्या इसका असर आपके काम पर पड़ा है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। ये सब साधारण सी चोटें हैं जो लोग अपनी जिंदगी में अनुभव करते हैं। फिर भी लोग इन चोटों के कारण होने वाले गहरे असर को सीरियसली नहीं लेते। अक्सर रिजेक्शन, अकेलापन, गिल्ट और फेलियर का सामना करना किसी के भी मेंटल हेल्थ पर असर डाल सकता है। ये तब इंसान की जिंदगी के दूसरी चीज़ों पर असर डालेगा, जैसे रिश्ते और काम। इस समरी में आप सीखेंगे कि ये नेगेटिव इमोशंस कैसे साइकोलॉजिकल चोटें पैदा करते हैं। अगर इनका इलाज ना किया जाए तो ये घाव बहुत खतरनाक हो सकते हैं। ये किसी इंसान के मेंटल हेल्थ और रिश्तों के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं। आप इन साइकोलॉजिकल घावों को ठीक करना भी सीखेंगे। ऐसे बहुत से फर्स्ट एड इलाज हैं जो आप अपना सकते हैं। ठीक होने के इस सफ़र में आप सीखेंगे इन घावों को उनके और ज़्यादा दर्दनाक होने से पहले कैसे ठीक करें। क्या आप इस हीलिंग के सफ़र पर चलने के लिए तैयार हैं? रिजेक्शन। लोग अपनी ज़िंदगी में कई बार रिजेक्शन झेलते हैं। ये सभी रिजेक्शन उन्हें दर्द और गुस्सा दिलाते हैं। ये उनके खुद को देखने के नज़रिए और कहीं बिलोंग करने की इच्छा पर भी असर डालते हैं। रिजेक्शन होने पर दर्द सिर्फ उस इंसान पर असर नहीं डालता है, बल्कि वो उस इंसान के दूसरों के साथ रिश्ते पर भी असर डालता है। क्योंकि रिजेक्शन कॉमन है, इसीलिए लोगों को लगता है ये मैनेज किया जा सकता है, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता। कई बार ऐसे बड़े रिजेक्शन भी होते हैं जो साइकोलॉजिकल चोट पहुंचाते हैं। रिजेक्शन से खास 4 तरह के साइकोलॉजिकल घाव पैदा होते हैं। वो हैं इमोशनल दर्द, गुस्सा और अग्रेशन, डैमेज्ड सेल्फ एस्टीम और कहीं बिलोंग करने की इच्छा या चाह। ये सभी चोटें एक इंसान के मेंटल हेल्थ पर असर डालती हैं। ये चोटें उस इंसान के लिए दर्द भरी होती हैं जो रिजेक्ट हुआ है, लेकिन ये उसे दूसरों को भी चोट पहुंचाने की ओर ले जा सकती हैं। मरी को काम में हमेशा रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। उसे मीटिंग्स में भी नहीं बुलाया जाता। उसे अक्सर अपने बॉस और कलीग से भी क्रिटिसिज्म मिलता है। इन सभी एक्सपीरियंस ने मरी को इमोशनल दर्द दिया और उसकी सेल्फ एस्टीम भी डैमेज की। उनके कलीग से मिलने वाले लगातार काम में रिजेक्शन से वो फ्रस्ट्रेट हो गई थीं। मरी का फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा और अग्रेशन बन गया था। उसे अकेलापन महसूस होने लगा, जैसे उसका कोई दोस्त ही नहीं है। वो अपनी बेटी और पति पर भी चिल्लाने लगी। फिजिकल चोटों की तरह ही हमारे मेंटल चोट को भी इलाज की ज़रूरत होती है। इसकी ज़रूरत इसलिए होती है ताकि उसमें इन्फेक्शन होकर वो और भी ख़राब ना हो जाए। ये कॉम्प्लिकेशंस आगे चलकर बड़े मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम में बदल सकते हैं, जैसे कि डिप्रेशन। इन साइकोलॉजिकल चोटों का इलाज करने के लिए फर्स्ट एड ट्रीटमेंट है। कुछ फर्स्ट एड इमोशनल दर्द और डैमेज्ड सेल्फ एस्टीम दोनों के लिए ही इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसमें सेल्फ क्रिटिसिज्म को मैनेज करना और सेल्फ वर्थ को वापस लाना शामिल है। मरी को सेल्फ क्रिटिसिज्म के खिलाफ आवाज़ उठाना सीखना चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि रिजेक्ट होना हर बार उसकी गलती नहीं होती है। ये उसके काम में परफॉर्मेंस से जुड़ा नहीं भी हो सकता है। इसका कारण कंपनी में ग्रुप किस तरह एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं और कंपनी का कल्चर भी हो सकते हैं। हो सकता है कि मरी को एक नए जॉब के बारे में सोचना चाहिए। वहीं कहीं बिलोंग करने की ज़रूरत के इलाज के लिए अपनी सोशल कनेक्शंस को फिर से नया करने की ज़रूरत है। ये इलाज गुस्सा और अग्रेशन कम करने में भी मदद करता है। मरी को अपनी अच्छी क्वालिटी याद करनी चाहिए, जैसे वो एक अच्छी लिसनर हैं, साथ ही वो पंक्चुअल और मेहनती भी हैं। ये उनके एक्सपीरियंस को उनके लिए कम दर्द भरा और ख़तरनाक बनाने में मदद करेगा। रोमांटिक रिलेशनशिप्स में भी रिजेक्शन आम बात है। जॉन ने अपने रोमांटिक लाइफ में बहुत से रिजेक्शन सहे हैं। इन रिजेक्शंस के कारण अब वो नए कनेक्शन बनाने में झिझकते हैं। इससे उनकी सेल्फ एस्टीम भी कम हो गई, जिस वजह से जॉन को लगने लगा कि वो किसी के भी लायक नहीं है। कुछ भी हो, कहीं बिलोंग करने की हमारी फंडामेंटल ज़रूरत है। उसे पूरा किया जाना ज़रूरी है। इसे ठीक करने के लिए जॉन को दूसरे लोगों के साथ नए रिश्ते बनाने चाहिए। हो सकता है कि उसके पुराने रिजेक्शन का अलग-अलग पर्सनैलिटी, पसंद या जीने के तरीके के कारण हो। उसे ऐसे इंसान के साथ रिश्ता बनाने की कोशिश करनी चाहिए जो उसके जैसा हो। रिजेक्शन से डील करने का एक और तरीका है डीसेंसिटाइजेशन। डीसेंसिटाइजेशन होने का मतलब है जब आपको किसी चीज़ की आदत पड़ जाती है या उसका आप पर असर होना बंद हो जाता है।
जूलिया एक सेल्स एजेंट है जिन्हें अक्सर अपने काम के कारण रिजेक्ट होना पड़ता है। जब उन्होंने काम की शुरुआत की थी तब उन्हें लोगों द्वारा रिजेक्ट होना बुरा लगता था, लेकिन समय के साथ जूलिया को इसकी आदत पड़ गई। लेकिन अब उन्हें एक कस्टमर द्वारा रिजेक्ट होना उतना बुरा नहीं लगता। डिसेंसिटाइजेशन रोमांटिक रिलेशनशिप्स में भी लागू होता है। माइकल को रिजेक्शन का डर था, इस कारण उसे किसी भी औरत से बात करने में झिझक होती थी। उनके साइकोलॉजिस्ट ने उन्हें इस डर से बाहर निकलने के लिए चैलेंज किया कि वो 3 औरतों से अलग-अलग सोशल इवेंट्स में दोस्ती करे। माइकल को बताया गया कि ये चैलेंज करने से वो औरतों के द्वारा मिले रिजेक्शन को अलग तरीके से महसूस कर पाएंगे। उन्होंने इस चैलेंज से कॉन्फिडेंट महसूस किया। उन्होंने कई बार रिजेक्शन होने की पॉसिबिलिटी को मान लिया। इससे माइकल को यह एहसास हुआ कि औरतों के द्वारा रिजेक्ट किया जाना उतना भी खराब नहीं है। अक्सर होने वाले छोटे रिजेक्शंस के लिए डिसेंसिटाइजेशन का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन जो लोग लगातार बड़े रिजेक्शन सहते हैं उनके लिए प्रोफेशनल मदद लेना ही सबसे अच्छा है। हमारी टेक्नोलॉजी आजकल लोगों को और भी ज़्यादा ह्यूमन कनेक्शन बनाने की सुविधा देती है। जैसे आप ऐसे भी लोगों से दोस्ती कर सकते हैं जो दूसरे देश या दूसरे महादेश में रहते हैं। आप अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं जो कि आपसे बहुत दूर रहते हैं। इसके बाद भी लोग बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करते हैं। अकेलेपन का मेन कारण रिश्ते नहीं है, बल्कि ये रिश्तों की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। ये तब होता है जब आप खुद को सोशली या इमोशनली अकेला पाते हैं। मान लीजिए आपके बहुत से दोस्त हैं, दूसरों को लग सकता है कि आप अकेले नहीं हैं, लेकिन आप अकेला महसूस कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आपकी दोस्ती इतनी गहरी नहीं है। आपके मुश्किल समय में आपके दोस्त आपके साथ नहीं होते। अकेलापन मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ पर असर डाल सकता है। ये डिप्रेशन और नींद ना आना जैसी मेंटल डिसऑर्डर का कारण बन सकता है। अकेलेपन का बुरा असर फिजिकल शरीर पर भी दिखाई दे सकता है। ये इंसान के दिल, हार्मोन्स और इम्यून सिस्टम पर असर डालता है। स्टडी से पता चला है कि अकेलेपन की यादों को याद करना भी आपके मूड के ऊपर नेगेटिव असर डाल सकता है। इसके कारण किसी के अभी के सोशल सपोर्ट का नेगेटिव अंदाज़ा लगाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि अभी आपका सोशल सपोर्ट मजबूत है या नहीं। अकेलेपन का पुराना एहसास आपको अकेला महसूस करा सकता है। अकेलापन साइकोलॉजिकल चोट भी पैदा करता है। इसके कारण अकेलेपन से बचना और भी मुश्किल हो जाता है। पहले अकेलापन लोगों को दर्द भरी गलतफहमी पैदा करवाता है। अकेले लोगों को बाकी लोगों के मुकाबले गलतफहमी ज़्यादा होती है। इसके भी चांस ज़्यादा हैं कि वो अपने दोस्त या परिवार के साथ अपने इंटरैक्शन को नेगेटिव रूप में लें। आगे चलकर ये गलतफहमियां खुद को हराने वाले व्यवहार में बदल जाती हैं। ये खुद को बचाने और दूसरे लोगों से मिलने वाले पॉसिबल नेगेटिव एक्सपीरियंस से बचने के लिए किया जाता है। अकेले लोग सोशल इंटरैक्शन को नेगेटिव मानते हैं। वो इससे बचने की कोशिश करते हैं या लोगों से बातचीत करते हुए ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं देते। इससे बचने के लिए अकेले लोगों को अपने नेगेटिव नज़रिए को चैलेंज करना चाहिए। जेनिफर 35 की उम्र के आसपास की एक अट्रैक्टिव औरत है। उसकी सुंदरता आसानी से किसी भी आदमी का ध्यान अपनी ओर खींच सकती है। फिर भी जेनिफर कभी भी एक सीरियस रिलेशनशिप में नहीं रही हैं। असल में जेनिफर जैसी दिखती है वो एक बड़े बदलाव से गुजरा है। 4 साल पहले उसने 80 पाउंड वज़न कम किया था। जेनिफर ने बताया, जब वो मोटी थीं तो कोई भी आदमी उनसे बात करने को तैयार नहीं था। अब जब उन्होंने अपना वज़न कम कर लिया है तो उन्हें अब बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलता है। जो अकेलापन उन्होंने झेला है उससे उनके अंदर एक दर्द भरी गलतफहमी पैदा हो गई है और ये उन्हें एक नया रिलेशनशिप बनाने से रोक रही है। खुद की मदद करने के लिए जेनिफर को इन खतरनाक गलतफहमियों से लड़ना पड़ेगा। उन्हें लगता है कि लोग उन्हें सिर्फ उनकी सुंदरता के लिए पसंद करते हैं, उनकी पर्सनैलिटी के लिए नहीं, और यही गलतफहमी उन्हें किसी आदमी को डेट करने से रोक रही है। जेनिफर मौका देना सीख सकती हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो उन्हें ये सोचना चाहिए कि लोग उन्हें उनकी पर्सनैलिटी के लिए भी पसंद कर सकते हैं। ऐसा करके जेनिफर अपनी दर्द भरी गलतफहमी को चैलेंज करेंगी। ये उन्हें डेटिंग के लिए और ज़्यादा खुलकर और सोचने में इंटरेस्टेड होने में भी मदद करेगा। गिल्ट एक ऐसी फीलिंग है जो ये एहसास दिलाती है कि आपने अपने या दूसरों के साथ कुछ बुरा किया है। ये लोगों को अपने स्टैंडर्ड बनाए रखने में मदद करता है। जैसे आप फिट रहना चाहते हैं लेकिन आपने पिछले कुछ दिनों से एक्सरसाइज नहीं किया है, तो गिल्ट आपको जिम जाने के लिए मजबूर करेगा।
रिश्तों को बनाए रखने के लिए भी गिल्ट की ज़रूरत है। मान लीजिए आपने अपने दोस्त से कुछ ऐसा कहा जिससे उसे बुरा लगा। आपने उससे इसलिए माफ़ी मांगी क्योंकि वो दोस्त आपके लिए अहमियत रखता है और आप उससे अपनी दोस्ती बनाए रखना चाहते हैं। जब गिल्ट होता है तो आमतौर पर लोग सोच समझकर व्यवहार करते हैं और सिचुएशन को ठीक करते हैं। जब चीज़ें ठीक हो जाती हैं तो गिल्ट खुद ब खुद गायब हो जाता है। जहाँ ये फ़ायदेमंद है, वहीं गिल्ट साइकोलॉजिकल चोटें भी पैदा कर सकता है। नुकसान पहुंचाने वाला यानी अनहेल्दी गिल्ट रिश्तों से जुड़ा होता है। नुकसान पहुंचाने वाले गिल्ट के पहले 3 रूप होते हैं। वो 3 गिल्ट हैं: अनरिजॉल्व्ड गिल्ट, सर्वाइवर्स गिल्ट और सेपरेशन गिल्ट। सही तरीके से माफ़ी ना मांगने के कारण अनरिजॉल्व्ड गिल्ट बना रहता है। ये अनरिजॉल्व्ड इसलिए बना रहता है क्योंकि इसके कारण जो नुकसान हुआ है वो बहुत ज़्यादा है। सर्वाइवर्स गिल्ट को हैंडल करना मुश्किल है। इस तरीके के गिल्ट में ऐसा कोई भी व्यवहार या रिश्ता नहीं है जिसे ठीक करने की ज़रूरत है। ये खुद के बच जाने और सामने वाले के ख़त्म हो जाने के कारण जो मन में सवाल होता है उसके कारण है। सेपरेशन गिल्ट तब महसूस होता है जब आपको अपने किसी खास से अलग होना होता है या उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ना होता है। ये गिल्ट 2 तरह के साइकोलॉजिकल चोट दे सकते हैं। वो चोटें हैं खुद को दोष देना और टूटे हुए रिश्ते। लेकिन ऐसे फर्स्ट एड इलाज हैं जो इन चोटों को ठीक कर सकते हैं। पहला फर्स्ट एड है दिल से माफ़ कर देना। ये गिल्ट के कारण टूटे हुए रिश्तों को ठीक करने का एक असरदार तरीका है। दूसरा है खुद को माफ़ करना। खुद को माफ़ करने की प्रैक्टिस करना खुद को दोष देने को कम करने में मदद कर सकता है। आखिर में, वो लोग जो सर्वाइवर्स गिल्ट और सेपरेशन गिल्ट महसूस कर रहे हैं, उन्हें अपने पिछले रिश्ते या हॉबी से दोबारा जुड़ने के बारे में सोचना चाहिए। उनका गिल्ट उन्हें पास्ट में कैद कर देता है, इसलिए वो अपनी अभी की ज़िंदगी नहीं जी पाते। इसलिए अपनी पसंदीदा हॉबीज़ या अपने लोगों के साथ समय बिताना उनके दर्द को कम करने में मदद कर सकता है। पैम का अपने पेरेंट्स से झूठ बोलने का अनरिजॉल्व्ड गिल्ट है। उसने अपने कॉलेज के ट्यूशन के लिए दिए गए पैसों का इस्तेमाल दूसरे काम के लिए खर्च कर दिया था। आखिर में वो ग्रेजुएट नहीं कर पाई, जिससे उसके पेरेंट्स को बहुत बुरा लगा। इससे उसके पेरेंट्स के साथ उसके रिश्ते पर बुरा असर पड़ा। वो बहुत ज़्यादा गिल्टी महसूस कर रही थी और वो चीज़ें ठीक करना चाह रही थी। ऐसा करने के लिए उसने इफ़ेक्टिव माफ़ी की 3 ज़रूरी चीज़ों का इस्तेमाल किया। उसने शुरुआत ये बताकर की कि उसने जो किया उसके लिए उसे कितना बुरा लग रहा है। फिर उसने माफ़ी मांगी और आखिर में उसने अपने पेरेंट्स से उसे माफ़ कर देने की विनती की। उसने इफ़ेक्टिव माफ़ी की सभी ज़रूरी चीज़ों का इस्तेमाल किया। सबसे पहले उसने अपने इमोशंस को समझाया। उसने ये माना कि उसके पेरेंट्स का गुस्सा जायज़ था। दूसरा, पैम ने उस नुकसान की भरपाई करने का ऑफ़र दिया। उसने अपने पेरेंट्स से ये वादा किया कि वो स्कूल दोबारा शुरू करेगी और अपने ट्यूशन का खर्च खुद उठाएगी। और आखिर में उसने ये माना कि जो उसके पेरेंट्स की उम्मीद थी उसे पाने में वो फेल हो गई थी। लेकिन पैम की कोशिशों के बावजूद उसे सिर्फ उसकी माँ ने माफ़ किया। उसके पिता इतने ज़्यादा दुखी थे कि उनके लिए उसे माफ़ करना मुश्किल हो गया। इसलिए पैम अभी भी गिल्टी महसूस करती हैं। उसका अगला कदम खुद को माफ़ करके अपने अनरिजॉल्व्ड गिल्ट से डील करना है। पैम को सबसे पहले अपनी हरकत की गंभीरता को समझने के साथ शुरुआत करनी चाहिए। उसे जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत है। ऐसा करने के बाद उसे आगे चलकर वही गलतियां दोबारा करने से बचने के तरीकों की लिस्ट बनानी चाहिए। मैक्स की कहानी सर्वाइवर्स गिल्ट का एग्जाम्पल है। मैक्स ने एक कार एक्सीडेंट में अपनी बीवी को खो दिया था। वो घर का सामान खरीदने जाने वाला था, लेकिन उसके बदले उसकी पत्नी सामान खरीदने चली गई। लेकिन ट्रक से टकराने के कारण वो कभी घर वापस नहीं आ पाई। अपनी पत्नी के मर जाने के बाद मैक्स भी अंदर से मरा हुआ महसूस कर रहा था। वो अपने बच्चों का ख्याल नहीं रख पा रहा था। मैक्स ने महसूस किया कि उसे अपने गिल्ट से बाहर आना होगा। उसने ऐसा अपनी जिंदगी से दोबारा जुड़कर किया। उसने अपना समय अपने बच्चों की देखभाल पर लगाया। उसने महसूस किया कि अपने गिल्ट को अपने ऊपर हावी होने देना सही नहीं है। ये उसके बच्चों को ये महसूस करा सकता है कि उन्होंने अपने दोनों पेरेंट्स को खो दिया है। फेल होना जिंदगी का एक हिस्सा है। फेल होने के कारण ही लोग दोबारा कोशिश करते हैं और नई चीज़ सीखते हैं। लोगों का फेल होने की ओर रिस्पॉन्स सक्सेस पाने के लिए ज़रूरी है। लोग इसे कैसे हैंडल करते हैं, ये उनकी भलाई और खुशी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जहाँ फेलियर निराश करता है, वहीं इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। ये इंसान को ये समझने में मदद करता है कि फ्यूचर में उसे क्या चीज़ बेहतर करनी है।
लेकिन फेलियर से साइकोलॉजिकल चोट भी पैदा होती है। इससे 3 खास तरह की चोट आती है। फेलियर से लोगों की सेल्फ एस्टीम डैमेज होती है, मोटिवेशन कम होती है और प्रेशर पैदा होता है। पहला, फेलियर लोगों को छोटा महसूस कराकर उनकी सेल्फ एस्टीम पर असर डालता है। कोई भी इंसान जब एग्जाम में फेल हो जाता है तो वो खुद को बेवकूफ़ समझता है या उसे वो सब्जेक्ट मुश्किल लग सकता है। इससे उसका कॉन्फिडेंट कम होता है और वो अपनी एबिलिटीज़ पर शक करने लगता है। फेलियर लोगों को अपनी एबिलिटी के बारे में नेगेटिव सोच बनाने का कारण बनती है। ये धारणा उस फेलियर से भी ज़्यादा खतरनाक होती है जिनसे वो पैदा हुई है। जनरलाइजेशन इंसान की सेल्फ वर्थ और खुशियों पर असर डालती है। दूसरा, इंसान के मोटिवेशन में कमी आ सकती है। दोबारा फेल होने का डर इंसान को अपना बेस्ट देने से रोकता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि लोग मान लेते हैं कि वो नाकामयाब रहेंगे। वो ये नहीं सोचते कि फेलियर का कारण उनकी कोशिशों में कमी की वजह से है। इसके बदले वो इसे ये कन्फर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि सक्सेस पाना नामुमकिन है। छोटे छोटे फेलियर्स जिनका सामना हम रोज करते हैं उसे संभाला जा सकता है। जैसे काल आज अपने विटामिन लेने में फेल हो गए। इस फेलियर का रिजल्ट ये नहीं होगा कि काल खुद को विटामिन लेने के नाकाबिल समझे। ये उसके विटामिन लेने की मोटिवेशन को कम नहीं करेगा। लेकिन अगर फेलियर हमारे लिए मायने रखता है तो इसका इलाज करना ज़रूरी है। इसे नज़रअंदाज करने से ये चोटें और भी ज़्यादा खराब हो सकती हैं। इससे साइकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकते हैं। इन चोटों का इलाज करने के लिए कई फर्स्ट एड ट्रीटमेंट है। कई ट्रीटमेंट डैमेज्ड सेल्फ एस्टीम और मोटिवेशन की कमी दोनों को ही ठीक कर सकते हैं। वो लोग जिन्हें फेलियर का सामना करना पड़ा है वो 2 चीज़ें कर सकते हैं। वो अपने लिए इमोशनल सपोर्ट ढूंढ सकते हैं और खुद पर अपना कंट्रोल दोबारा पाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। परफॉर्मेंस स्ट्रेस को कम करने के लिए आप अपनी फीलिंग्स को काबू में करना सीख सकते हैं। परफॉर्मेंस प्रेशर को मैनेज करने के लिए आप टेक्निक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब फर्स्ट एड ट्रीटमेंट काम ना करे तो प्रोफेशनल मदद लेना ही सबसे अच्छा है। हैदर अच्छा परफॉर्मेंस देने वाली एम्प्लॉई हैं। उनकी परफॉर्मेंस प्रमोशन पाने के गोल से मोटिवेटेड है, लेकिन उनके बजाय उनके कलीग को प्रमोशन मिल जाता है। इस न्यूज़ ने उनके सेल्फ एस्टीम को डैमेज कर दिया था और उनकी काम करने की मोटिवेशन पर भी बुरा असर डाला था। इसके कारण वो अपनी स्किल्स और एबिलिटी पर शक करने लगी। उन्हें लगने लगा कि कली मेहनत करने का कोई मतलब नहीं है। अपनी सेल्फ एस्टीम और मोटिवेशन को वापस पाने के लिए हैदर 2 चीज़ें कर सकती हैं। पहला, वो एक अच्छा इमोशनल सपोर्ट ढूंढ सकती हैं। इस सपोर्ट सिस्टम को उनकी फीलिंग्स के साथ हमदर्दी दिखानी चाहिए। उन्हें उनके फेलियर से मिली सीख को दिखाने में भी उनकी मदद करनी चाहिए। दूसरी चीज़ हैदर को करनी चाहिए वो ये है कि वो जो चीज़ कंट्रोल कर सकती हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। ये उनकी निराशा को कम कर देगा क्योंकि ये उनके अंदर की असहाय या बेचारा होने की फीलिंग को कम कर देगा। ऐसा करने के लिए उन्हें अपने फेलियर की एक घटना को पहचानना होगा, जैसे इस केस में उन्हें प्रमोशन नहीं मिला था। अगला स्टेप है कि हैदर को उन चीज़ों की लिस्ट बनानी चाहिए जिनके कारण उन्हें इस फेलियर का सामना करना पड़ा, और आखिर में उन्हें ये पहचानना चाहिए कि इन चीज़ों में से वो किसे कंट्रोल कर सकती हैं। इसमें कंपनी में उनकी जान पहचान कम होना या उनके एक्सपीरियंस का कम होना शामिल हो सकता है। हैदर को दोनों ही चीज़ अपने कंट्रोल के बाहर लगती हैं और इसे ठीक करने के लिए उन्हें इन दोनों को ही अपने कंट्रोल में लाना होगा। पहला, हैदर को ये सोचना शुरू करना होगा कि जान पहचान का कम होना उनके कंट्रोल के बाहर नहीं है। उन्हें अपने कलीग्स और सुपीरियर से जान पहचान बढ़ाने के तरीके खोजने चाहिए। दूसरा, हैदर का अपने कलीग के मुकाबले काम का एक्सपीरियंस कम है, लेकिन उन्हें ये समझना चाहिए कि एक्सपीरियंस इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि उसने कितने साल काम किया है, बल्कि स्किल्स पर भी डिपेंड करता है। वो जिस पोजीशन के लिए एम कर रही हैं, उसके रोल में फिट होने के लिए अपनी स्किल्स को लगातार बेहतर करके इसे कंट्रोल कर सकती हैं। एक और एग्जाम्पल है। बहुत साल हाउसवाइफ बने रहने के बाद मैडी ने ऑफिस का काम दोबारा शुरू करने का फैसला किया। अच्छा बैकग्राउंड के होने के कारण उन्हें 3 इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, लेकिन वो तीनों में ही फेल हो गईं। मैडी ने बताया कि पहले इंटरव्यू के समय में उन्हें सर दर्द हो रहा था, जिसके कारण वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाईं। दूसरे इंटरव्यू में उन्हें जागने में देर हो गई और वो इंटरव्यू के लिए समय से नहीं पहुंच पाईं। तीसरे इंटरव्यू में उन्होंने झल्लाहट के कारण ऑफिस की सेक्रेटरी पर चिल्ला दिया था। इन सभी के कारण उसे जॉब नहीं मिल पाई। इसे ठीक करने के लिए मैडी को अपनी फीलिंग्स को मानना सीखना होगा। उन्हें वो डर और घबराहट जो वो महसूस करती हैं उसे मानने की ज़रूरत है।
उनके करियर से लिए हुए इतने लंबे ब्रेक को देखते हुए ये सब महसूस करना नॉर्मल बात है, लेकिन इसे छुपाना सिर्फ उन्हें सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर की ओर लेकर जाएगा। जब हम अपनी फीलिंग्स को मानते हैं, तब हमें उससे डील करने के बेहतर तरीके मिलते हैं। फेलियर के साथ साथ घबराहट और डर आता है। इसे उन दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ बांटना ज़रूरी है जो अंडरस्टैंडिंग स्वभाव के हैं। ये इंसान को सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर से बचने में मदद कर सकता है। लोग खुद को जर्नल और ब्लॉग्स के जरिए भी एक्सप्रेस कर सकते हैं।